हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि आगामी उत्तर प्रदेश जो पुलिस परीक्षा होने वाली है उसका जो मॉडल पेपर आज का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो होगा 13 नंबर का। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने 13 मॉडल पेपर क्या कर चुके हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं, अच्छे से समझ लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो आप देखिएगा, फिर आप इस नंबर की वीडियो देखेंगे ताकि आपका एक क्रम और एक अच्छा नॉलेज हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, जैसे अगर जो क्या है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, यानी कि कोई भी एरिया क्या है, अगर जो वहाँ पे SC आबादी या ST आबादी रह रही है तो उसका उस एरिया को ST आबादी घोषित करने का अधिकार जो है वो किसके पास होगा। भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास या भारत के उपराष्ट्रपति के पास। देखिए ये जो अधिकार होता है ना, वो अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसी भी जाति को अगर किसी भी वर्ग से निकाल कर किसी वर्ग में डाल देना, जैसे अगर OBC का अगर है तो उसे SC में डाल देना, SC का है तो उसे OBC में डाल देना। ठीक है, तो ये कि कौन SC कैटेगरी का है, कौन सा OBC कैटेगरी का है, अगर इनका सबका अगर जो हमें क्या करना हो, अगर इन सब का हमें क्या करना हो, कैटेगरी अगर बदलना हो तो वो अधिकार किसके पास होगा, वो अधिकार होगा भारत के राष्ट्रपति के पास होगा। ठीक है ना, भारत के किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। अगर देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को, 21 जून को, 21 मार्च को या 23 सितंबर को या 23 सितंबर को। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका 21 जून। ठीक है, 21 जून। जैसे कि आप देखो सारे ये डेट जो चार लिखे हैं ना, चारों का अपना क्या है एक मतलब है और चारों से क्या बनते हैं, आपका सवाल बनते हैं। तो देखिए जो आपकी ये पृथ्वी है, पृथ्वी की बीचों बीच से कौन सी रेखा गई है, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, जैसे विषुवत रेखा भी आप कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और एक ऊपर कौन सी आपकी है तो कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और साउथ में एक है वो कौन सी आपकी, मकर रेखा। कौन सी है, मकर रेखा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है इसे हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, और ये होगा 0 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, अक्षांश जो बीचों बीच में होगा। ठीक है, और फिर होगा आपका है 23.5 डिग्री कौन सा, साउथ अक्षांश हो जाएगा। तो इसमें पूछा ये गया है कि मतलब साउथ में यानी कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा। तो हमें पता है कि कर्क रेखा पर कब, तो 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, सूर्य लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। तो इस दिन होगा क्या, इस दिन ये होगा कि ये क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि 0 डिग्री के उत्तर में ये है उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा कि सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें, सबसे छोटी रातें होंगी। ठीक है, लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट घटना घटेगा कहाँ पर, वो घटेगा साउथ हेमीस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, सबसे बड़ी रात होगी। तो यानी कि जो घटना उत्तरी गोलार्ध में घटेगा उसी समय अपोजिट घटना साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सुना होगा, भूमध्य रेखा पर कब, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य एक वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है, जहाँ पे दिन और रात टोटल बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था, इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है। पहला है कथन कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी करना, थर्ड है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना।
यानी इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा आपका है कि पहला और तीसरा सही है, चौथा है या फिर ये सभी सही हैं। तो गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे की थी जनवरी 1930 में, तो इसमें 11 सूत्री मांगें जब की थी तो इनमें किन किन की बात की गई थी। तो इसमें बात की गई थी भू राजस्व में 50% की कमी करना, फिर बात की गई थी कि राजनीतिक कैदी जो हैं उनको रिहा कर देना चाहिए, ठीक है, और जो सिविल सेवक हैं उनके जो वेतन है उसमें 50% की कटौती करना चाहिए, ठीक है, नमक पे कर हटाना चाहिए, ऐसे कई सारी बातें की गई थी। लेकिन इसमें रुपया और डॉलर का जो एक्सचेंज है, विनिमय दर है, इस कम करना इसका कोई बात नहीं हुई थी। तो 2 और 3 क्या आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है अप्रैल 1920 से फरवरी 1922 तक, अगस्त 1920 से फरवरी 1922 तक, या जून 1920 से दिसंबर 1922 तक, दिसंबर 1920 से जून 1922 तक। तो इसके लिए जो सही आंसर आपका हो वो क्या आपका ये है, अगस्त 1920 से फरवरी 1922 तक। इसमें आप देखेंगे कि 1 अगस्त कब, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि जो 5 फरवरी कब, तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, गोरखपुर में क्या हो गया, गोरखपुर में क्या हो गया, तो यहाँ हो गया चौरा कांड, ठीक है। और जब चौरी चौरा कांड हो गया तो इसमें लगभग 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। कहाँ पे, तो ये जला दिया गया था पुलिस चौकी में। तो ये आंदोलन क्या हो गया, ये आंदोलन आपका हो गया कैसा, तो ये आंदोलन हो गया एक हिंसात्मक, कैसा आंदोलन हो गया, ये आंदोलन कैसा हो गया, हिंसात्मक हो गया। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि हमारे आंदोलन में क्या हो, हिंसा हो। तो अब ये जो हिंसा हो गई तो गांधी जी ने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, इसको अब वापस ले लेंगे। तो होता क्या है कि 12 फरवरी को, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया, ठीक है, वापस ले लिया गांधी जी, ठीक है। फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इनको क्या किया जाएगा कि 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन तबीयत इनकी सही ना होने के कारण इनको फिर 2 साल के बाद ही छोड़ दिया जाएगा, यानी 1924 में छोड़ दिया जाएगा। जब 1924 से ये जेल से रिहा हो जाएंगे तो फिर इनको जो कर्नाटक में बेलगांव है वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये बनाए जाते हैं, ठीक है, अध्यक्ष ये बनाए जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1 अगस्त 1920 से, और कब तक चलेगी, तो ये 12 फरवरी 1922 तक, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन के बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि इस असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये कहाँ पारित हुआ था, तो जो नागपुर अधिवेशन था 1920 वाला उसमें पारित हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, पारित हुआ था। 1920 में जो अधिवेशन हुआ था। अब इस आंदोलन को चलाने के लिए ना कई सारे जो नेता, बड़े बड़े नेता थे वो उसके खिलाफ थे। हालांकि अगर मैं बात करूं तो CR दास सबसे प्रबल विरोधी थे असहयोग आंदोलन को चलाने को लेकर। इसमें एनी बेसेंट भी क्या थी, असहयोग कर रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको गांधी जी मनाने के बाद में इन्होंने शुरू किया, और बाद में हुआ क्या, हिंसा हो गया और ये वापस ले लिया।
तो बहुत सारे नेताओं ने क्या किया था, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, भगत सिंह हैं, इन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी कि ये वापस क्यों ले लिए, और कहीं ना कहीं अगर ये आंदोलन चलता तो कहीं ना कहीं हो सकता था कि आज़ादी जल्दी ही मिल जाती। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, मणिपुर। ठीक है, तो अब कह रहा है किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, जब देश की अगर हम लोग बात करें ना इसमें देश, तो देश में अगर देखा जाए तो फिर मैक्सिको नहीं आएगा इसमें। कौन नहीं आएगा? मैक्सिको नहीं आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो मणिपुर से भी नहीं गुजरती है। ठीक है, मणिपुर से भी नहीं गुजरती है, लेकिन ये राज्य है न कि देश है, तो इसलिए भूमध्य रेखा कहाँ से, तो केनिया और इंडोनेशिया देशों के रूप में यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कह रहा कि नहीं होकर नहीं गुजरती है ना, तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है, बाकी केनिया से इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं आप, तो भूमध्य रेखा यही तो है ना, 0 डिग्री जो अक्षांश है, अक्षांश, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या इसे कहते हैं विषुवत रेखा भी कहेंगे, इसे विषुवत रेखा कहेंगे। ठीक है, और जो भारत है, ध्यान रखना, भारत जो है, भारत ये भूमध्य रेखा के क्या है, उत्तर में है। कहाँ है? उत्तर में है। तो भारत भूमध्य रेखा की क्या है, उत्तर में है। और भारत से तो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो अच्छन महाराज हैं, अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वाद्य यंत्र से, नृत्य से, पेंटिंग से, या लेखन से? तो ये संबंध रखते हैं किससे? नृत्य से। किससे रखते हैं? नृत्य से। तो खासकर ये जो आपके अच्छन महाराज तो होंगे, अच्छन महाराज इधर ना, ये लखनऊ घराने के हैं। किस घराने की अगर पूछा जाए तो ये हैं कहाँ के? लखनऊ घराने के हैं। ठीक है ना, कहाँ के हैं? लखनऊ घराने के हैं। और लखनऊ घराने को हम लोग क्या कहते हैं? पूरब घराना कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब घराना कहते हैं इसे। उसके अतिरिक्त ध्यान रखिए, जो लखनऊ घराना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये वैसे फेमस है किसके लिए? तो कथक के लिए। ठीक है, कथक के लिए ये प्रसिद्ध है। क्योंकि आप देखोगे अच्छन महाराज तो ही है, अच्छन महाराज हो जाएंगे, जैसे लच्छू महाराज हो जाएंगे। उसके अलावा एक बहुत ही बड़े फेमस व्यक्ति बिरजू महाराज की बात करेंगे, वो भी क्या है? लखनऊ घराने से हैं, उनका भी संबंध नृत्य से ही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जरा देखना कि कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स आपने सुना होगा एक नाम बहुत बड़ा, राजा रवि वर्मा का, जो केरल क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से? केरल क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर भी हैं, नंदलाल बोस भी हैं। तो बहुत लोग पेंटिंग से संबंध रखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छन महाराज का संबंध है नृत्य से। कौन सा नृत्य? तो शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो ये कथक। किस देश के राजतंत्र को उसके या उसकी डैश डैश डिजाइन किया जाता है, और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए? तो संशोधन किस में करेंगे? संविधान में, लोक, सरकार या प्रस्तावना? तो सही आंसर क्या होगा? संविधान होगा। क्या होगा? संविधान होगा। तो संविधान में जब आप क्या करेंगे, संविधान में जब आप क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, ठीक है ना, तभी राजतंत्र व्यवस्था अच्छी चलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? ठीक है, जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल या उप लेफ्टिनेंट? ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे भारतीय नौसेना। नौसेना का मतलब क्या? जल सेना। क्या है आपका? जल सेना की हम लोग क्या बात करते हैं? इसमें कौन हो जाएगा? फिर होगा एडमिरल। कौन होगा? एडमिरल। तो एयर चीफ मार्शल, तो ये तो किस में होगा? ये होगा क्या? वायु सेना में होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा, नवी मुंबई, लुधियाना। तो ये तो उत्तर प्रदेश का ही ना, उत्तर प्रदेश में ये चल रहा था। ठीक है, कौन सा वाला? नोएडा वाला। अब नोएडा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका एक और भी तो नाम है। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं जेवर। क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं जेवर। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नाम देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर। यूपी का ज़िला कौन सा है? यूपी का ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का जो उत्सर्जन होगा ना वो क्या होगा? शून्य होगा, यानी कार्बन इमिशन क्या होगा? शून्य होगा यहाँ पर। ऐसा इसको डिज़ाइन ही किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा इसको डिज़ाइन ही किया जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, या फिर व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, या अनुवांशिक सिद्धांत? तो इसमें सही आंसर है बहुकारक का सिद्धांत, ठीक है, बहुकारक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन है? ठीक है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, वायलिन, मृदंग, या फिर संतूर, ठीक है। तो इसमें देखो सही आंसर क्या होगा आपका? सारंगी। सारंगी इसमें क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब संतूर की बात करते हैं। तो संतूर वैसे आपने देखा होगा, दो लोग बड़ी फेमस इसके वाद्य यंत्र वादक हैं, एक हैं शिव कुमार शर्मा, कौन है? एक हैं शिव कुमार शर्मा, और दूसरे व्यक्ति कौन हैं? वो हैं एक भजन सपोरी, भजन सपोरी, ये फेमस दो लोग हैं, संतूर वादकों में नाम आता है, ठीक है। और वायलिन की बात करेंगे तो एस बालाचंद्रन नाम सुना होगा। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा इनमें कि जो खासकर अगर हम लोग तबला वादक की बात करते हैं, तबला वादक की अगर बात करेंगे तो इसमें दो तीन नाम आ जाता है। एक नाम आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। एक नाम आ जाएगा आपका पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज, ठीक है। उसके अलावा अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। फिर देखिए बांसुरी की बात आती है कि बांसुरी वादक में एक बड़ी फेमस नाम है, बांसुरी वादकों में एक बड़ी नाम फेमस है, वो नाम कौन सा है? तो कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया, कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया, चौरसिया, ठीक है, जो ये इलाहाबाद वाले क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर शहनाई की बात करते हैं, शहनाई की बात करते हैं तो ये कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, ये शहनाई वादक में आते हैं, ठीक है। सरोद वादकों में देखें अमजद अली खां जैसा नाम आएगा उसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है? पोलज, परौती, बंजर, या जरीब? कौन सा नहीं है? तो पोलज, परौती, बंजर। देखो मुगल काल में आप देखेंगे तो भूमि के कई प्रकार होते थे, तो ये पोलज भी था, परौती भी था और बंजर भी था, लेकिन जरीब नहीं था। जरीब तो क्या है? ये तो भूमि मापन की क्या एक इकाई है, क्या जगह भूमि मापन की एक क्या है? इकाई है जरीब, ठीक है, इधर ध्यान रखिएगा। और जो अकबर के दरबार में भाई वित्त मंत्री कौन थे? अकबर के दरबार में अगर देखा जाए तो इनके वित्त मंत्री कौन थे या दीवान कौन थे? वित्त या दीवान कौन थे? तो कहेंगे ये कौन थे भाई? इनका नाम था राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, ठीक है। और ये कहाँ के थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लहरपुर, ठीक है। लहरपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सीतापुर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने एक भू बंदोबस्त या भू स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया था, यानी मापन जिसको बोलते हैं हम लोग दहसाला व्यवस्था, ठीक है ना, दहसाला। तो भूमि मापन की एक व्यवस्था थी दहसाला, किसने शुरू किया था? अकबर के दरबार में जो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, ठीक है ना।
तो जो राजा टोडरमल हैं इन्होंने क्या किया था कि भू मापन एक व्यवस्था थी उसको शुरू किया था। उसका नाम था दहसाला। क्या था? दहसाला। ठीक है ना। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212। अब यहाँ पे बात की किसकी? राज्यपाल की, क्योंकि राज्यपाल भी तो अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति के जैसे ही, इसको भी अधिकार है, इसको भी राइट्स है। तो फिर किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल हो जाएगा कौन सा? आर्टिकल हो जाएगा 213। ठीक है। जबकि अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति। कौन? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है, इसके तहत ये करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति करता है। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलमों के विलोपन के लिए हम डैश डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग करते हैं। कौन सा वो भाई? मेन्यू में, स्टैंडर्ड टूल बार में, टेबल मेन्यू में या ड्राइंग टूल बार में। तो जब हम जाएंगे किस में? टेबल मेन्यू में जाएंगे तो उसमें एक डिलीट का विकल्प मिलेगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पंक्तियों का जो कॉलम है, ठीक है ना, जो कॉलम है उसका क्या कर सकते हैं? विलोपन कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको हटा सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? कह रहा स्वतंत्रता के बाद 1955, 1948, 1950, 1952। तो अब कह रहा सर्वोच्च न्यायालय, तो ये आया था कब अस्तित्व में? 1950। ठीक है। यानी हम लोग बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछा जाता कब होगी तो हमें बताना है कब। तो बताना है कब? तो जनवरी। ठीक है, जनवरी 1950 में, जनवरी 1950 में। ठीक है, यह बताना। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि कुल मिला के भाई सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है इसका देखा जाए किस ये भाग में है, तो भाग हो जाए कौन सा? 5। और अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 में क्या है? इसका उल्लेख किया गया है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि समानांतर अर्थव्यवस्था यानी कि कालाधन का अस्तित्व डैश डैश है। क्या है भाई? अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाना, आय और धन के बेहतर विवरण को सुनिश्चित करता है, या उत्पादक निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? मौद्रिक। देखो क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। ठीक है ना। तो मौद्रिक जो नीतियाँ हमारी हैं उसको कम प्रभावी बनाता है। क्या? जो काला धन है, या समानांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डैश डैश के प्रमुख उद्देश्य थे। योजना अवकाश, चौथी पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान या पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? तो चौथी पंचवर्षीय योजना ये थी। ठीक है। जबकि देखो वो अलग बात है, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो अलग है। ठीक है। जबकि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास ये किसका प्रमुख उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का? तो वो कौन सा? तो वो था चौथी वाले का था। ठीक है। किसकी थी? चौथी वाली था। और ध्यान रखिएगा ये जो पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने किस देश के संविधान से लिया, ये किस देश की ये कह सकते हो कि योजना थी। ठीक है ना। ध्यान ना कि ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। ठीक है। पंचवर्षीय योजना रूस से क्या है? प्रेरित है। यानी हमारे यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना चलती है ना, वही पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से अपनाया है? तो कहाँ से अपनाया है? इसको हमने अपना रखा है रूस के संविधान से अपना रखा है, या रूस से अपना रखा हमने। ठीक है। तो ध्यान रखिए पंचवर्षीय योजना।
तो कुल कितनी पंचकोशियों चली थी? कुल 12 पंचकोशियों चली थी। धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बोधगया में, सारनाथ में, सांची में या कौशाम्बी में? देखो धम्मेक स्तूप की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? ये तो है कहाँ पे भाई? सारनाथ में है ना। सारनाथ, सारनाथ मतलब वाराणसी। कहाँ पे है? वाराणसी, ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। अब देखो सारनाथ में आप देखेंगे तो कई सारे क्या स्तूप हैं। अब देखो एक तो धम्मेक स्तूप है ही है, ठीक है, धम्मेक स्तूप है, ठीक है, जिसे बोला है मौर्य कालीन है, ठीक है। इसके अलावा एक आपको मिलेगा और चौखंडी स्तूप, ठीक है। कौन सा मिलेगा? चौखंडी स्तूप। इसके अलावा सारनाथ में एक मिलेगा आपको धर्म राजिका स्तूप, धर्म राजिका स्तूप, धर्म राजिका स्तूप, ये है। बाकी आप देखोगे सारनाथ से ही बात करते हैं तो सारनाथ में ही देखोगे तो आपको मिलेगा क्या? तो यहाँ पे जो अशोक स्तंभ भी तो यहीं पे है। क्या है? अशोक स्तंभ भी यहीं पे है, अशोक स्तंभ, ठीक है। तो अशोक स्तंभ की जो ललाट है वही क्या है? हमारा भारतीय या राष्ट्रीय क्या है? चिन्ह है, वही क्या? राष्ट्रीय चिन्ह है। अब सारनाथ में देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि बुद्ध ने कितने? 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, यहीं पर। तो ये ध्यान रखिए सारनाथ में ये है। सारनाथ संग्रहालय भी है जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक चीज़ें वस्तुएं जो मिली हैं उस संग्रहालय में यहाँ पे रखा गया है। और सारनाथ का जो पुराना नाम है, सारनाथ का जो प्राचीन नाम है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाई ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम, या इसे कहते हैं मृगदांव, या इसे कहते हैं सिंहपुर, ठीक है। तो ये नाम है किसके? प्राचीन नाम है वो है सारनाथ के। किसके हैं? सारनाथ के, ठीक है। बाकी कौशाम्बी तो ये यूपी में पड़ता है, ठीक है, इलाहाबाद के पड़ोस में। सांची आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पड़ता है। बोधगया बिहार में है, बोधगया बिहार में जहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था भाई? ज्ञान की प्राप्ति किया था, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, वो बोधगया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए धम्मेक स्तूप कहाँ पे है? तो सारनाथ में है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद, ठीक है। अब वेद नहीं, उपवेद नहीं है तो ये नहीं है कौन सा? योग वेद नहीं है। क्योंकि देखो वेद आपके कितने हैं? कहेंगे तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है कितनी? 4। तो फिर 4 ही क्या हैं आपके? उपवेद हैं। 4 क्या हैं? उपवेद हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। धनुर्वेद हो गया, सशस्त्र वेद हो गया, आयुर्वेद हो गया, योग वेद नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? फिरदौसी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। तो इसमें कौन शासक हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? तो इसने किया था लगभग वही 712 ईस्वी में, ठीक है। क्या किया था इसने? आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था। कब? 712 ईस्वी के में किया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है, इसने क्या किया था कि सर्वप्रथम इसने क्या किया था? इसने जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था, ठीक है, जजिया कर लगाया था, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? अगर ऐसे आता है सवाल तो फिर बताएंगे उसमें कौन शामिल होगा? तो उसमें फिरोज शाह तुगलक शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो
फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। ब्राह्मणों पर, ठीक है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। उसके अलावा ध्यान रखना कि जजिया कर क्या है, तो ये ध्यान रखना गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला क्या था? कर था, ठीक है ना। जजिया कर क्या था? जजिया कर क्या है, तो ये बताना कि ये जो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिमों से ये लिया जाता था कर, ठीक है। आगे चलकर देखेंगे तो अकबर क्या करेगा? उसको बंद कर देगा, फिर आगे फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है, औरंगजेब के समय। फिर आगे चलकर जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसको अंतिम रूप से बंद कर देगा जजिया कर को। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से। तो देखो जो चरकुला नृत्य है ना हमारे यूपी में, वो है ब्रजभूमि से। और ब्रजभूमि का क्या है? तो मथुरा तो केंद्र ही है नहीं, ये यहाँ पे। तो अब ब्रजभूमि में चरकुला जो नृत्य है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो चरकुला ये नृत्य है इसमें क्या होता है? इसमें महिलाएं, ठीक है, जो महिलाएं हैं, ठीक है, ये महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं 108 दीपकों के चरकुला, देखो चरकुला का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है, पिंजरा, पिंजरा, ठीक है, अपने सिर पर रख के नृत्य करती हैं। अपने सिर पर रख कर ये क्या करती है? नृत्य करती हैं। हालांकि पूछा गया सवाल है कि किस लोक नृत्य में महिलाएं 108 दीपकों के पिंजरा को रख के नृत्य करती हैं, तो वह कौन सा? चरकुला। कौन सा हो जाएगा? चरकुला हो जाएगा। तो क्या ब्रज क्षेत्र की और भी सारी तो नृत्य यहाँ का है? जैसे अगर देखो झूला नृत्य है यहाँ का, है नहीं, रास नृत्य यहाँ का है, ठीक है, कौन सा रास नृत्य होगा? नरसिंह नृत्य है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो मयूर नृत्य यहीं का है, ठीक है, तो यहीं का है। बाकी अगर रुहेलखंड, बुंदेलखंड, अच्छा बुंदेलखंड के लोक नृत्यों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ का लोक नृत्य हो कौन सा? ख्याल। कौन सा है? ख्याल। यहाँ पे कौन सा है भाई? पाई डंडा। कौन सा है? पाई डंडा। इसके अलावा यहाँ पे चलता है कौन सा? राई लोक नृत्य। कौन सा? राई। यहाँ पे चलता है दीवारी या फिर बरेदी लोक नृत्य। इसके अलावा यहाँ पे चलता है कौन सा? राहुला। कौन सा है? राहुला। फिर कौन सा है आपका? सैरा या सैला, ठीक है, सैरा। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा घोड़ा नृत्य। घड़ा नहीं, घोड़ा, घोड़ा नृत्य, ठीक है, कौन सा है? घोड़ा नृत्य, ठीक है, घोड़ा नृत्य, ठीक है, आदि। तो ये सारे आपके हैं बुंदेलखंड के। कहाँ के? बुंदेलखंड के। अवध की बात करेंगे तो अवध में आप देखेंगे तो अवध क्षेत्र में आपको मिलेगा जोगनी नृत्य। कौन सा मिलेगा? अवध में क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा जोगनी, ठीक है, जोगनी नृत्य मिलेगा यहाँ पे अवध वाले क्षेत्र में, प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पे मिलता है। आ जाओ अगला। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 12, 13, 15 या 17? अब कह रहा है कुल कितनी थी, तो कुल कितनी थी? कुल तो 15 थी ना। कितनी थी? कुल 15 थी इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको जो संविधान सभा है, संविधान सभा, तो संविधान सभा में आप देखेंगे तो इसमें टोटल जो सदस्य थे वो थे 389। कितने थे? 389 थे। कितने थे? 389 थे। इस 389 में आप देखेंगे तो 292 सदस्य कहाँ थे से? 292 सदस्य जो थे वो थे ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ थे?
ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से थे। इसमें से 4 कहाँ थे? 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र से। 4 कहाँ थे? 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी क्षेत्र से थे, ठीक है। और इसमें से 93 कहाँ से थे? तो वो थे देसी रियासत से थे, यानी जो राजा थे वो थे, ठीक है। अब इस 389 में से ध्यान रखो 15 क्या थी? महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं थी। जबकि अनुसूचित जनजाति के कितने थे? अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे इसमें? एसटी वर्ग के कितने थे? तो उनकी संख्या कितनी थी? तो 33 थी। कितनी थी? 33 थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान जो सभा है इसका निर्माण कब हुआ था? तो हमने पढ़ा है जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे की गई थी, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे की गई थी। आगे जाओ। अगला है बंगाल में अमला डैश डैश का अधिकारी होता था। अमला क्या है? एक पद। अमला क्या है? एक पद है। तो ये जमींदार, ठीक है, जो जमींदार होता था ना, जो जमींदार होता था बंगाल में, उसे अमला कहते थे। क्या बोलते थे? अमला कहते थे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर या भाई 5 जून। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि एक संस्था है UNEP, जिसे कहते हैं यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। तो जो UNEP है इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में। कहाँ पे है? नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ पे पड़ता है? केन्या में, ठीक है, पहले से कीनिया कहते थे। तो इसकी जो स्थापना हुई है ना, वो कब हुई है? 5 जून 1972 को हुई है। तो इसकी जो स्थापना वर्ष है ना, स्थापना दिवस है, तो इसकी स्थापना दिवस पे ही हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एक आप सुना होगा UNDP, एक संगठन है UNDP। इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, यानी USA, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, USA में है UNDP, ये UNEP है। जबकि 5 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस, ठीक है, ये मनाते हैं हम लोग, विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे जाओ। निम्नलिखित में से गलत युग्म है। भाई क्या गलत है इसमें? बताओ जरा, क्या इसमें गलत है? ठीक है, इसमें गलत क्या है? तो पहले देखिएगा, कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए फेमस है, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए फेमस है, मुरादाबाद आपका पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, आगरा चाकू और कैंची के लिए फेमस है। तो ये तो आसानी से कर सकते हैं ना, इसमें आसानी से कर सकते हैं। ये कह रहा है कन्नौज इत्र और तेल, भाई ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए, ये भी ठीक है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, ये भी ठीक है। जो आगरा है ये नहीं, आगरा जो है ये नहीं, यही क्या है? युग्म गलत है, तो ये गलत है, तो फिर यही सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे चाकू के लिए आप देखेंगे, चाकू के लिए तो इसके लिए तो फेमस कौन सा है? रामपुर, रामपुर है नहीं, जहाँ पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक यहीं पे, 50% ज़्यादा मुस्लिम आबादी परसेंटेज में यहीं पे कहाँ? रामपुर में, ठीक है। बाकी कैंची नगरी तो जानते हैं किसे कहते हैं? कैंची नगरी तो हम लोग किसे कहते हैं? ये तो कहते हैं मेरठ को। किसे कहते हैं? मेरठ को कहते हैं ना कैंची नगरी, ठीक है। तो बाकी आप देखेंगे तो यही वाला गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई, पीतल नगरी इसे कहते हैं, मुरादाबाद को कहते हैं पीतल के बर्तन के लिए, ठीक है। लेकिन पीतल के अगर आ जाए, पीतल के मूर्तियों के लिए कौन फेमस है? मूर्तियों के लिए, पीतल के मूर्तियों के लिए कौन सा जिला हमारा यूपी का फेमस है? तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा कौन सा? मथुरा। कौन सा हो जाएगा? मथुरा फेमस हो जाएगा। लेकिन अगर आता है कि पीतल के घुंघरू और घंटी के लिए कौन फेमस है? घंटी के लिए, इसके लिए एक स्थान है, कौन सा?
जलेसर स्थान है और ये कहाँ पड़ता है, एटा में, ये इसके लिए फेमस है। ठीक है, ये इसके लिए फेमस है। अब देखो कन्नौज जो आपका है ना, इसको ध्यान रखना ज़रा, क्योंकि पूछा गया सवाल है कि जो कन्नौज है, तो कन्नौज का पूछा गया है कि इसका पुराना नाम क्या है, यानी कि इसका प्राचीन नाम पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, कन्नौज को हम लोग दो नाम देते हैं, एक नाम इसका है क्या है, महोदय श्री, महोदय श्री, और दूसरा नाम है कान्य कुब्ज। ये प्राचीन नाम है। अन्य नामों में तो इसे हम लोग कहते हैं इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, या पूर्व का ग्रॉस, क्या कहते हैं, पूर्व का ग्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि भाई प्राचीन नाम उसका क्या है। ठीक है भाई, तो देखो अब देखो ये क्या, कालीन है ना, कालीन, तो कालीन के लिए कौन फेमस है, कालीन के लिए आपका फेमस एक जिला और भी है, भदोही। कौन सा, भदोही। हालांकि कालीन कई सारे जिलों में होता है, बनाया निर्माण किया जाता है, बाकी मिर्ज़ापुर इसमें दिया है तो भी सही है इसमें। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कहाँ, सहारनपुर में, बनारस में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, अब इलाहाबाद को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इलाहाबाद को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अमरूद नगरी। क्या कहते हैं, अमरूद नगरी। इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का क्या बोलते हैं, निवास स्थान कहते हैं। ठीक है, त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। ठीक है, कई सारे नाम देते हैं। तो इलाहाबाद में ही जो, तो आपने सुना होगा क्या, यहीं पे इलाहाबाद में क्या है आपका, खुसरो बाग है ना, रेलवे स्टेशन के सामने खुसरो बाग। इसके अलावा क्या है, अकबर का किला भी तो है, अकबर का किला भी है। इसके अलावा यहीं पे भारद्वाज आश्रम भी है, भारद्वाज आश्रम भी तो यहीं पे है, भारद्वाज आश्रम भी कहाँ पे है, तो ये इलाहाबाद में ही है। ठीक है, ध्यान रखिए। सहारनपुर किसके लिए फेमस है, यहाँ पे देखो ये कह सकते हैं बांट सीक्रेट कागज उद्योग के लिए ये फेमस है सहारनपुर। इसके अलावा सहारनपुर से ही क्या होती है, यमुना नदी यूपी में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, तो यहीं पे सहारनपुर में ही क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, यानी यूपी की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करते हैं तो कौन है, अमसोत चोटी, अमसोत, जो कि क्या है 960 मीटर की हाइट है और ये शिवालिक रेंज में है। किस रेंज में है, शिवालिक रेंज में है। ठीक है, शिवालिक रेंज में है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। चलो चलते हैं भाई आगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, इलाहाबाद। तो सही आंसर क्या है आपका, प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे प्रतापगढ़। ठीक है, रायबरेली में देखेंगे तो रायबरेली में आप देखेंगे तो यहीं पर आपको राष्ट्रीय विमानन यहाँ पे क्या है, विश्वविद्यालय है। ठीक है, उसके अलावा फुर्सतगंज जो एयरपोर्ट है वो रायबरेली में है। उसके अलावा देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, रायबरेली में ही है। कहाँ पे, रायबरेली में ही है। ठीक है, फैजाबाद ये सब तो अयोध्या ही कहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद तो अमरूद के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, अमरूद के लिए फेमस है। तो आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। अब देखना, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख कौन थे, बी आर अम्बेडकर, सी डी देशमुख, के एम मुंशी, टी टी कृष्णचारी। तो इसके जो थे वो कौन से, बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, अब देखो ये जो प्रारूप समिति थी, इस ये ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रारूप समिति की बात करते हैं। तो जो प्रारूप समिति है, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था इसका, देखो गठन की बात करेगा तो हमें बताना है कब, इसे बताना है 29 अगस्त
29 अगस्त 1947। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो प्रारूप जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें सदस्य कितने थे। अंबेडकर जी तो क्या थे, अध्यक्ष थे, क्योंकि सदस्य कितने थे, तो 7 थे। कितने थे, तो सदस्य इसमें 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा, संसद और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो संसद के आपके दोनों सदस्यों के द्वारा होता है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, दोनों प्रकार के ये भाग इसमें लेते हैं। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, ध्यान रखो, जो उपराष्ट्रपति का क्या आपका है, जो पद है, पद ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, और राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अब जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति वही कहता है राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है ना, जो आपका क्या है, आपका उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? राज्य सभा का क्या होगा? सभापति होता है। यानी कि जो राज्यसभा का सभापति जो पद है वो एक पदेन पद है। कैसा? पदेन पद है। तो देखिए, जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, जो सभापति है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी बैठकों में भाग लेगा और वो क्या करेगा कि वो वोट नहीं देगा, लेकिन वो निर्णायक वोट जरूर देगा। मतलब कभी बराबरी की स्थिति आ जाए तो फिर उपराष्ट्रपति जो सभापति है वो वोट देगा, निर्णायक वोट वो देगा। तो यहाँ पे सभापति का कार्यकाल कितने साल का होता है? आप देखोगे जो आपका यहाँ पे लोकसभा जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है ना, राज्यसभा के जो क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो उप राष्ट्रपति के बारे में ये इतनी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और भारत के फर्स्ट यानी कि फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये बताएंगे, वो थे कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये थे। ठीक है ना, और जब ये उपराष्ट्रपति होंगे तो ये फिर कह सकते हैं राज्यसभा के पहले सभापति भी हो जाएंगे, राज्यसभा के पहले सभापति भी हो जाएंगे यही। ठीक है, अगला, भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनाकर इतिहास रचा है? मतलब 6 बार इन्होंने क्या जीता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, 6 बार। कौन है? देखो, क्या पिंकी रानी है, क्या कविता गोयल है, सूरज बाला देवी है, मैरी कॉम है। तो इसमें कौन है? तो ये हैं मैरी कॉम। ठीक है ना, तो मैरी कॉम जो है इनको हम लोग कहते हैं, वैसे सुपर मॉम भी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? सुपर मॉम कहते हैं। ठीक है, इनकी ना एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है अनब्रेकेबल। ठीक है ना, क्या है? अनब्रेकेबल। ठीक है, अनब्रेकेबल। ठीक है, जिस पे एक आपने सुना देखा होगा, इसमें मूवी भी आई थी प्रियंका चोपड़ा की। ठीक है, तो अब जो मैरी कॉम ये कहाँ की हैं? तो ये हैं आपकी मणिपुर की। कहाँ की हैं ये? मणिपुर की हैं। ठीक है, और शायद मणिपुर की आपकी मीराबाई चानू भी हैं, जो भारोत्तोलक से संबंध रखती हैं। ठीक है, वेट लिफ्टर एक है। क्या है? वेट लिफ्टर है। ठीक है, अभी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर की एक लड़की है जिसका नाम है पिंकी।
क्या नाम है, पिंकी, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का क्या बनी है, वो ब्रांड एम्बेसडर बनी हमारे यूपी में, ठीक है ना, यूपी में, ठीक है। सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? छत्रपति शिवाजी, बालाजी बाजीराव, छत्रपति साहूजी महाराज। तो इसमें तो ये है छत्रपति शिवाजी, ये सबसे शक्तिशाली क्या थे, मराठा ये शासक थे, ठीक है। बाकी बालाजी बाजीराव देखेंगे तो ये वही इंसान है, नाना साहब, कौन है, नाना साहब, जो बिठूर कानपुर में रहते थे, ठीक है। तो कानपुर का जो बिठूर शहर है वहीं तो वाल्मीकि आश्रम हमने सुना है, वहीं पे है। अच्छा, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? चीन है, जापान है, जर्मनी है, कनाडा है। तो इसमें कौन है, तो ये है चीन। कौन है, चीन। जापान की राजधानी तो क्या है आपका, टोक्यो है। और मुद्रा क्या है यहाँ पे, मुद्रा क्या है, तो वो है येन। कौन है, येन, ठीक है ना, कौन सा ए है, येन। जर्मनी की राजधानी क्या है, ये है क्या आपकी बर्लिन। क्या है, बर्लिन। यहाँ की राजधानी क्या है, तो बर्लिन, बर्लिन है। कनाडा की क्या है, ओटावा। क्या है, ओटावा, ठीक है, ओटावा यहाँ की राजधानी हो जाती है, ठीक है। तो फ्रांस के बाद चीन दूसरा बन गया है। गति समीकरण v बराबर u प्लस AT में u डॉट डॉस को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बताओ जरा, क्योंकि थोड़ा सा आपने इस चीज़ को पढ़ रखा होगा कि क्वेश्चन नंबर क्या आपका 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 33। प्रारंभिक वेग को, अंतिम वेग को, गतिज ऊर्जा को, स्थिति ऊर्जा को। तो देखो इसमें जो u है ना वो आपका क्या है, प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग को दर्शाता है। तो आपने गति का समीकरण पढ़ा होगा, 3 समीकरण। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, शुभ्रा गुप्ता, डॉक्टर कर्ण सिंह या कोई नहीं। तो देखो विक्ट्री हिस्ट्री, जो आपका विक्ट्री हिस्ट्री है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो ये हैं सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी देखा जाए तो एक काफ़ी बेहतर लेखक भी हैं, ठीक है। इनकी कई सारी पुस्तकें आपने सुन रखा होगा, देखा भी होगा सलमान रुश्दी की। जैसे आप देखोगे एक इनकी पुस्तक आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, इन्हीं की है, सॉरी ये नहीं है, सलमान रुश्दी, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन है, विक्ट्री सिटी है इनकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो चेतन भगत की है। अगर सुना कि प्रथम विश्व समुद्री घास दिवस किस वर्ष मनाया गया? 2020 में, 2021 में, 2023 में, 2024 में, ठीक है। विश्व समुद्री घास दिवस, ठीक है। आप देखेंगे समुद्र में भी घास होते हैं कि नहीं होते हैं, समुद्र में भी क्या होते हैं आपके, घास होते हैं, ठीक है। लेकिन वो घास कैसे होंगे, वो होंगे आपके नमकीन, जैसे सारगैसो घास पढ़ा हमने, नहीं? तो ये कब मनाया गया है अभी, तो ये मनाया गया 2023 में। हुआ क्या है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका, तो देखो श्रीलंका ने कब, तो 1 मार्च को क्या किया है कि जो आपका क्या विश्व समुद्री घास दिवस मनाने का प्रस्ताव यूएन महासभा में रखा था, ठीक है, और वो पास हो गया। और अब से क्या मनाया जाएगा भाई, 1 मार्च को क्या मनाया जाएगा, तो विश्व घास दिवस मनाया जाएगा। कैसे, समुद्री घास दिवस, ठीक है, समुद्री घास दिवस। जैसे आपने सुना ना सारगैसो, सुना होगा सारगैसो घास, ये क्या है, समुद्री घास है। सारगैसो क्या है, एक समुद्री घास है, ठीक है ना, समुद्री घास है जो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अब देखा गुरेज उत्सव किस नदी पर आयोजित किया जाता है? गुरेज उत्सव किशन गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, गंगा नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो देखो ये किया जाता है ना आपका किशन गंगा नदी पर। जो किशन गंगा नदी है ना, ये झेलम की सहायक है, झेलम की क्या है भाई, सहायक नदी है। और ये जो नदी है ना, झेलम की सहायक नदी, कौन सी, किशन गंगा। ये किशन गंगा नदी ना, ये पाकिस्तान से आती है,
पाकिस्तान से आती है और ये जम्मू कश्मीर में आकर किससे, झेलम से मिल जाती है। वैसे इस नदी को जो किशनगंगा नदी है, इसको पाकिस्तान में हालांकि नीलम नदी कहते हैं, क्या बोलते हैं, नीलम नदी कहते हैं, लेकिन भारत में इसे क्या कहते हैं, किशनगंगा कहते हैं। तो किसी साइड है, ये झेलम की है। यहीं पे क्या होता है आपका गुरेज, ठीक है, कौन सा, गुरेज उत्सव किया जाता है, ठीक है। तो ये अब कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में मिलती है आके। तो अगर पूछेगा, एरिया पूछेगा तो जम्मू कश्मीर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब गंगा नदी पर एक फेस्टिवल होता है वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, इसको ध्यान रखना, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये कहाँ पे होता है, ये होता है ना प्रयागराज में होता है, गंगा नदी पर, प्रयागराज में होता है गंगा नदी पर, ठीक है, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। चलिए अगला देखिएगा सवाल, भारत में वर्तमान में कितने OTT प्लेटफॉर्म हैं या संचालित हैं। OTT प्लेटफॉर्म क्या है, संचालित हैं। 100 हैं, 60 हैं, 80 हैं, 150 हैं। तो अब देखोगे OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप। क्या होता है, ओवर द टॉप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं, तो ये है 60। कितने हैं, 60। अब कहोगे ये OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। जैसे आपने देखा है नेटफ्लिक्स है आपका, है क्या, आपका नेटफ्लिक्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे नेटफ्लिक्स जैसे है आपका, सेम वैसे ही ये क्या है, OTT प्लेटफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, OTT प्लेटफॉर्म होते हैं। तो राज्य सरकारों का अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म जैसे है, जैसे केरल का भी अपना है, कर्नाटक भी अपना उसका OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपका नेटफ्लिक्स आपका है, ये है, जैसे हॉटस्टार है, ये सब ऐसे ही प्लेटफॉर्म होते हैं OTT प्लेटफॉर्म। तो भारत में भी कितने हैं, तो 60 हैं। कितने हैं, संख्या इनकी कितनी है, तो 60 है। तो या फिर सवाल ऐसे पूछ लेता है कि खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य पूछेगा तो फिर केरल होगा। कौन सा होगा, पहला राज्य अगर पूछेगा तो वो क्या होगा, केरल हो जाएगा। अब देखिएगा निम्नलिखित में से सबसे पुराना साम्राज्य है, चालुक्य, चोल, पल्लव या सातवाहन। तो भाई सबसे पुराना अगर पूछ रहा है ना कि सबसे पुराना कौन सा इसमें से, तो अब देखोगे सबसे पुराना हमें कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है ये सातवाहन वंश लग रहा है। कौन सा लग रहा है, सातवाहन वंश है, ठीक है। जब आप देखोगे कि लगभग 60 से लेकर 300 ईसा पूर्व इनका क्या था, साम्राज्य था, ठीक है, साम्राज्य था, जो कि लगभग अब देखोगे वही पुरुषपुर वाले एरिया में ये लोग क्या करते थे, निवास करते थे या रहते थे। तो जो सातवाहन वंश जो था, इन्होंने क्या किया था, किसका भैया, शीशे के सिक्के चलाए थे ना। इन्होंने क्या चलाए थे, शीशे के सिक्के चलाए थे। सोचो, शीशे के सिक्के चला दिए थे सातवाहनों ने, ठीक है ना। अब देखो चोल की बात करेंगे, चोल तो वो साउथ इंडिया में रहते थे। कहाँ, साउथ इंडिया में। पल्लव उधर रहते थे, चालुक्य भी उधर रहते थे ना। चालुक्यों में कई सारे भाग बटा था, जैसे राष्ट्रकूट के चालुक्य, ठीक है, बादामी के चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य, ऐसे अलग अलग थे, ठीक है। चोलों की नेवी सबसे अच्छी थी, यानी अगर देखोगे प्राचीन काल में किसकी नौसेना सबसे अच्छी थी, तो वो क्या थी, चोलों की नौसेना बहुत अच्छी थी। जैसे इसमें आपने देखा होगा कराईकल है, ठीक है, राजराज प्रथम है, ठीक है, राजराज सेकंड है, फिर उसमें आप देखेंगे राजेंद्र प्रथम है, राजेंद्र द्वितीय हैं। वो सारे शासक आपको चोल वंश में काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सातवाहनों के जो संस्थापक देखेंगे, आपने सिमुक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और शासक बहुत इसमें आते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन शासकों में ये क्या थे, सबसे प्रतापी शासक थे, मतलब सबसे कह सकते हैं शक्तिशाली शासक थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो ये हमारे आज के कुल कितने क्वेश्चन हो गए, कुल 38 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपने पढ़ा है, देखा है, समझा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपके अगली उत्तर प्रदेश आगामी परीक्षा की जो होगी उसको लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चनों को श्रृंखला। तो आज के इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।